Yeah. लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे अबाउट 5-fold फ्रेंडशिप चार्ट, and I think we decided for a homework also. So Mukul has done it and he has submitted also, but I don't know whether all of you have done it or not. राजीव जी ट्राई किया आपने? नहीं, आपका ऑडियो म्यूट है। मैंने पढ़ाई की लेकिन एक्चुअली बनाया नहीं। अच्छा, नहीं, you can try, so it just have a practice actually. ठीक है। And डॉक्टर गंजू आपने भी नहीं किया। ऑडियो म्यूट है आपका। चलिए आज हम लोग और भी जो प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। Each planet represent a particular direction actually. जैसे हम लोगों ने देखा था कि हर साइन एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही हर प्लैनेट भी एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डायरेक्शन है, जैसे मरकरी है नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मार्स है ये साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सन है ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है और सैटर्न जो है वो वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही जुपिटर और केतु ये जो दो प्लैनेट है नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, मून हमारा नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, राहु साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये वीनस जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इनका हम यूज करेंगे बहुत सारी चीजों में कि कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सुटेबल है, किस डायरेक्शन में शादी होगी या कौन सा डायरेक्शन आपके लिए सुटेबल होगी, तो वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही कुछ प्लैनेट जैसे राशियां कुछ सात्विक हैं, राजसिक हैं और तामसिक हैं, तो ऐसे ही प्लैनेट भी कुछ सात्विक, राजसिक और तामसिक हैं। सात्विक मतलब देव गुण वाले, राजसिक मतलब मनुष्य गुण वाले और तामसिक मतलब राक्षस गुण वाले, डिवाइन, ह्यूमन एंड डेमन एक्चुअली। सात्विक मतलब कि सात्विक प्रवृत्ति होती है कि हर चीज अच्छा, दे आर रियली गुड पीपल एक्चुअली। तो ये सन, मून, जुपिटर हैं, ये तीन सात्विक प्लैनेट हैं या देव प्लैनेट हैं। राजसिक जो है जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड बैड, तो ये वीनस और मरकरी जो दो प्लैनेट हैं राजसिक प्लैनेट होते हैं। ऐसे ही तामसिक प्लैनेट हैं मार्स एंड सैटर्न, तो नेचुरली बैड, हाँ बैड एक्चुअली, मीन होते हैं या बहुत अच्छे नहीं होते एक्चुअली में। फिर प्लैनेट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक इंटीरियर प्लैनेट एंड एक्सटर्नल, इंटरनल प्लैनेट एंड एक्सटर्नल प्लैनेट। पहले तो इंटरनल प्लैनेट जो सन और अर्थ के बीच में होते हैं वो मरकरी और वीनस हैं, तो उनको हमने इंटरनल प्लैनेट कहा। और एक्सटर्नल प्लैनेट जो अर्थ से बाहर है, दैट इज मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न हमारे केस में। और इन प्लैनेट को हम इंफीरियर और सुपीरियर प्लैनेट भी बोलते हैं। जो इंटरनल प्लैनेट हैं उनको इंफीरियर प्लैनेट बोलते हैं और जो एक्सटर्नल प्लैनेट हैं उनको हम सुपीरियर प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इंफीरियर प्लैनेट? क्योंकि आपने देखा जब हम लोगों ने प्लैनेट के मूवमेंट की बात की थी जोडियक में, कि सन और मरकरी का मूवमेंट इस तरह से है कि द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लैनेट कैन नॉट बी मोर देन हाउ मच, सन और मरकरी के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है? 5 degree and above is good, 5 and below is 27 degree. At a time, the distance between sun and Mercury cannot be more than 27 degree. ऐसे ही जो सन और वीनस का मूवमेंट है, तो उसके हिसाब से भी जो सन और वीनस के बीच में
at a moment, the distance cannot be more than 47 degree. So it means कि these two planets, they are bound to remain within the vicinity of the sun only. वो sun से they are not free to move at any distance away from the sun. उनको sun के पास में ही रहना है, तो उनकी फ्रीडम नहीं है कि अब किसी भी डिस्टेंस पर जा सकें, तो इसलिए इनको हम इंफीरियर प्लैनेट बोलते हैं। जबकि ये जो मार्स, जुपिटर और सैटर्न है, ये फ्री है मूवमेंट के लिए, दे कैन गो एनी डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सन एक्चुअली, तो इसलिए इनको हम सुपीरियर प्लैनेट भी बोलते हैं, या इनको इंटरनल, एक्सटर्नल या इंफीरियर या सुपीरियर प्लैनेट हम इनको बोलते हैं। प्लैनेट है तो कैबिनेट में हमने रोल डिस्कस कर ही लिया था कि सन किंग है, मून क्वीन है, मार्स कमांडर इन चीफ है, मरकरी प्रिंस है, चाइल्ड है, और जुपिटर और वीनस दो मिनिस्टर होते हैं, और सैटर्न जो है वो सर्वेंट है। और ये दे रिप्रेजेंट वन ऑफ द 5 सेंसेस आल्सो ईच प्लैनेट। तो जैसे सन है, ये विजन को रिप्रेजेंट करता है, मून हमारा है टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, देन मार्स अगेन विजन को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी हमारे स्मेल सेंस को रिप्रेजेंट करता है, देन जुपिटर हियरिंग को रिप्रेजेंट करता है, वीनस अगेन टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और सैटर्न हमारा टच सेंस को रिप्रेजेंट करता है। हर प्लैनेट का मेटल भी होता है, तो उसी प्लैनेट का मेटल हम इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे जो सन का मेटल है वो कॉपर है, मून का मेटल सिल्वर है, मार्स का मेटल कॉपर है, और मरकरी का जो बेल मेटल जिससे मंदिर की घंटियां बनती हैं, जिसे एलॉय ऑफ 2-3 मेटल्स एक्चुअली, वो बेल मेटल है। जुपिटर का मेटल गोल्ड है, वीनस का सिल्वर है, और सैटर्न का जो मेटल है वो आयरन है। अब जो 5 एलिमेंट होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो ये प्लैनेट उन एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सन है, ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, मून है जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, मार्स भी अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर अगेन आकाश को रिप्रेजेंट करता है, वीनस जल को रिप्रेजेंट करता है, और सैटर्न जो है वायु जो एलिमेंट है, तत्व है, उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर इसमें से कुछ प्लैनेट मेल प्लैनेट हैं, कुछ प्लैनेट फीमेल प्लैनेट हैं, और कुछ प्लैनेट न्यूट्रल प्लैनेट भी या नपुंसक प्लैनेट भी होते हैं। तो जो 3 प्लैनेट हैं, सन, मार्स और जुपिटर, सन, मार्स एंड जुपिटर, तो दे आर बेसिकली नोन एज अ मेल प्लैनेट। और जो मून एंड वीनस है उनको हम फीमेल प्लैनेट बोलते हैं। मून और वीनस को फीमेल प्लैनेट कहा, और मार्स, सन, मार्स और जुपिटर को मेल प्लैनेट कहा। फिर 2 प्लैनेट बचे, मरकरी और सैटर्न, वो बेसिकली नपुंसक ग्रह या न्यूट्रल प्लैनेट उनको कहते हैं, न्यूट्रल प्लैनेट एक्चुअली। अब हर प्लैनेट की कास्ट होती है, कास्ट इज अगेन डिपेंडिंग ऑन द कैपेबिलिटी। जो हमारा सोसाइटी थी which was divided into 4 divisions, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, मोस्ट कैपेबल पीपल, उसके बाद क्षत्रिय जो इतने इंटेलिजेंट नहीं बट फिजिकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, देन वैश्य जो बहुत इंटेलिजेंट भी नहीं, बहुत फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी नहीं, और फिर लास्ट में शूद्र। तो सन जो है वो क्षत्रिय प्लैनेट को, क्षत्रिय वर्ण को रिप्रेजेंट करता है, मून हमारा वैश्य को रिप्रेजेंट करता है, मार्स भी क्षत्रिय वर्ण को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी वैश्य वर्ण को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर और वीनस ब्राह्मण है, और शनि जो है वो शूद्र है। ऐसे ही आयुर्वेद में 3 नाड़ियां होती हैं, वात, पित्त एंड कफ। वात, पित्त एंड कफ नाड़ी होती हैं। वात मीन्स कि यू सफर फ्रॉम द विंडी प्रॉब्लम, पित्त मीन्स एक्सेस ऑफ हीट इन द बॉडी, और कफ मीन्स एक्सेस ऑफ फैट इन द बॉडी। तो ये सन जो है वो पित्त को रिप्रेजेंट करता है, एक्सेस ऑफ हीट इन द बॉडी, मून कफ को रिप्रेजेंट करता है, एक्सेस ऑफ फैट, मार्स अगेन पित्त को रिप्रेजेंट करता है,
मरकरी इज ए मिक्सचर ऑफ ऑल। देन जुपिटर और वीनस कफ को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक्सेस ऑफ फैट इन द बॉडी, और सैटर्न इज बेसिकली वात, विंडी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है। और हर प्लैनेट का एक कॉम्प्लेक्शन भी है, कलर भी है। तो सन हमारा ब्लड रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है। मून जो है वो टाउनी मीन्स येलोइश ब्राउन, जो कलर होता है उसको टाउनी कहते हैं, तो मून इज येलोइश ब्राउन। मार्स भी ब्लड रेड है, मरकरी ग्रीन है, जुपिटर इज अगेन टाउनी येलोइश ब्राउन, देन वीनस इज वेरीगेटेड, वेरीगेटेड मीन्स कलरफुल, रंग बिरंगा जो होता है, मल्टी कलर्ड एक्चुअली। और शनि जो है कोई भी डार्क कलर, जैसे ब्लैक है, डार्क ब्लू है या ग्रे है, उस टाइप के जो डार्क कलर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। अब हर प्लैनेट के अबाउट्स हैं, मतलब रहने की जगह जो उनको पसंद होती हैं। और बहुत बार ऐसा होता भी है कि जैसे कभी भी चोरी का प्रश्न होता है तो एस्ट्रोलॉजर के पास हम जाते भी हैं, तो वो बता देता है आपको कि ये चीज आपके बेडरूम में है या किचन में है या कहाँ पर प्लेस्ड है या चोरी करके कहाँ रखी गई है। तो हर प्लैनेट के अबाउट्स होते हैं जो उनको पसंद होते हैं। तो सन है उसको टेम्पल, पूजा करने की जगह। मून वाटरी प्लेसेस, जहाँ भी बाथरूम है या जहाँ भी वाटर होता है, तो उन प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है। मार्स या किचन है, प्लेसेस ऑफ फायर, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। मरकरी प्लेग्राउंड, बच्चा है। जुपिटर ट्रेजर हाउस, जहाँ भी आप कॉस्टली आइटम रखते हैं अपने घर में, वो जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। वीनस इज स्लीपिंग रूम, बेडरूम आपका है। और सैटर्न जो भी घर में या बाहर डर्टी प्लेसेस होती हैं, गंदगी की जगह होती है, उनको सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। और हर प्लैनेट एक सीजन को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे सन जो है ग्रीष्म या समर सीजन को रिप्रेजेंट करता है। मून जो है वर्षा या रेनी सीजन को रिप्रेजेंट करता है। मार्स ग्रीष्म या समर सीजन को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी शरद या ऑटम को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर हेमंत या प्री विंटर को रिप्रेजेंट करता है। वीनस वसंत या स्प्रिंग ऋतु को रिप्रेजेंट करता है। और सैटर्न जो है शिशिर या विंटर को रिप्रेजेंट करता है। और हर प्लैनेट का टेस्ट भी है। तो सन इज बेसिकली पंजेंट इन टेस्ट, मून सेलाइन है, मार्स बिटर है, और मरकरी मिक्स टाइप का कलर टेस्ट है, बट जुपिटर स्वीट है, और वीनस सावर है, और सैटर्न एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट मतलब कसेला, जैसे ये आंवला वगैरह का जो टेस्ट होता है उस टाइप का। अब कुछ कपड़े, किस टाइप के कपड़े, सन जो है वो कोर्स फैब्रिक को रिप्रेजेंट करता है। मून न्यू, मार्स बर्न्ट, मरकरी वाटर सोक्ड, जुपिटर ऑफ रिसेंट ओरिजिन बट नॉट न्यू, वीनस ड्यूरेबल, और सैटर्न बड़े पुराने टॉर्न टाइप ऑफ क्लोथ्स। एंड हर प्लैनेट एक पर्टिकुलर ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सन जो रिप्रेजेंट करता है ट्री विद स्टाउट ट्रंक, और मून जो है वाटरी, सॉरी मिल्की ट्री, जिससे सफेद दूध निकलता है जिसमें। मार्स बिटर ट्रीज है, जैसे लेमन ट्री है। मरकरी इज बेसिकली फ्रूटलेस ट्री, जिसमें फ्रूट नहीं होते बट फ्लावर्स होते हैं। जुपिटर फ्रूटफुल ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। वीनस भी फ्लोरल ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। और सैटर्न जो बेकार के ट्रीज होते हैं, ना फूल होता है ना फल होता है, उनको रिप्रेजेंट करता है। और हर प्लैनेट हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। सन हमारे बोन्स को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, जो वाटर पोर्शन है बॉडी के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करता है। मार्स बोन मैरो, जो ब्लड है एक्चुअल में। मरकरी हमारे स्किन को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर फैट को रिप्रेजेंट करता है। वीनस सीमेन को करता है, और सैटर्न मसल्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये भी हम देख चुके हैं कि सन सोल है, मून माइंड है, मार्स फिजिकल स्ट्रेंथ है, मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ सेक्स या भोग का प्लैनेट है, और मरकरी हमारे दुख हैं सब, जो ग्रीफ का प्लैनेट है। और कलर हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं। और हर प्लैनेट का एक जेम स्टोन होता है, जिसका हम रिंग या लॉकेट वगैरह पहनते हैं।
तो सन का जो जेमस्टोन है रूबी है, रूबी को हिंदी में मानिक कहते हैं। मून का व्हाइट पर्ल है, सफेद मोती हम जिसको बोलते हैं। मार्स कोरल है जिसको मूंगा बोलते हैं। मरकरी एमराल्ड है जिसको पन्ना कहते हैं हिंदी में। जुपिटर येलो सफायर है जिसको पुखराज भी कहते हैं। वीनस डायमंड है, हीरा। और सैटर्न है ब्लू सफायर जिसको नीलम कहा जाता है। तो ये हर प्लैनेट का स्टोन है जो हम यूज करेंगे जब एज रेमेडी हम यूज करते हैं कि किस प्लैनेट का स्टोन पहनना है, किसकी ज्वेलरी पहननी है, किसका लॉकेट पहनना है। तो इट विल बी डिसाइडेड बाय दिस एक्चुअली। नाउ मेन थिंग इज कि हम लोग वी आर कंसर्न अबाउट द रिजल्ट्स कि कौन सा प्लैनेट हमें क्या रिजल्ट दे सकता है, क्या हम प्लैनेट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसकी क्या एसेट एंड लायबिलिटीज होती हैं, क्या एसेट एंड लायबिलिटीज होती हैं, क्या उसकी कैपेबिलिटी है। नेचुरली हमारा सारा एस्ट्रोलॉजी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है और उसी के बेसिस पर हम प्रिडिक्शन करते हैं। जब हमें मालूम होता है कि प्लैनेट की एसेट एंड लायबिलिटीज क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्लैनेट की स्ट्रेंथ होती है that depends on many things actually, और हम उनको अवस्थाएं कहते हैं, वेरियस स्टेट्स ऑफ द प्लैनेट। तो वो डिफरेंट अवस्थाएं हैं जो इंडिकेट करती हैं कि प्लैनेट आपका कितना स्ट्रांग है, कितना वीक प्लैनेट है। तो एक अवस्था है जो हम कहते हैं बालादी अवस्था। बालादी अवस्था मीन्स कि ये जो प्लैनेट की डिग्री होती है, आप जैसे कहते हैं ना कि हर साइन में 30 डिग्री होती है, तो उस साइन में कितने डिग्री पर प्लैनेट पॉजिटेड है एट द टाइम ऑफ बर्थ एक्चुअली, तो कितने डिग्री पर है, तो उससे जो है प्लैनेट की स्ट्रेंथ डिसाइड होती है। कि अगर प्लैनेट बहुत कम डिग्री पर होता है तो कहते हैं इन्फेंट स्टेज पर है, प्लैनेट अगर बहुत ज्यादा डिग्री पर होता है तो कहते हैं ओल्ड स्टेज पर है। तो नेचुरली जब कोई प्लैनेट इन्फेंट होगा या ओल्ड स्टेज पर होगा तो उसकी जो कैपेबिलिटी है बहुत कम हो जाती है, भले ही प्लैनेट कितना भी अच्छी पोजीशन में क्यों ना हो, बट जस्ट बिकॉज ऑफ डिग्रीज इट बिकम्स ए वीक प्लैनेट और ए स्ट्रॉन्ग प्लैनेट एक्चुअली। तो वही यहाँ पर बातें की गई हैं कि जो अवस्थाएं हैं प्लैनेट की, जो पहली अवस्था है बालादी अवस्था, तो बेसिकली स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द प्लैनेट। यही कहा कि अगर प्लैनेट की डिग्री 0 to 6 डिग्री है और अगर वो ऑड साइन में है, ऑड साइन मींस 1, 3, 5, 7, 9 साइन में, तो उसको हम कहते हैं इन्फेंट स्टेट पर है या बाल अवस्था में है उसको जो है, और उसकी कैपेबिलिटी इज ओनली 25%। यू कैन एक्सपेक्ट इट विल गिव ओनली 25% ऑफ द एक्चुअल रिजल्ट्स, जो उसके होने चाहिए थे उसका 25% ही रिजल्ट आपको मिलेगा। और अगर यही प्लैनेट इवन साइन में है 2, 4, 6, 8, 10, 12 में, तो उसको हम कहते हैं डेड या मृत अवस्था, और उसके जो रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी होती है वो 0 हो जाती है कि प्लैनेट इज इनकैपेबल। भले ही प्लैनेट उच्च का भी हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अपनी राशि में क्यों ना हो, लेकिन अगर डिग्री अगर उसकी 0 to 6 है तो आप देख रहे हैं कि वो स्ट्रेंथ उसकी बहुत कम हो जाती है। ऐसे ही अगर प्लैनेट 6 to 12 डिग्री है तो उसको हम कहते हैं एडोलेसेंट या कुमार अवस्था, और अगर ऑड साइन में है तो उसकी कैपेबिलिटी 50% हो जाती है, और अगर इवन साइन में है तो उसको हम कहते हैं ओल्ड या वृद्ध अवस्था, तो उसके भी रिजल्ट बहुत कम हो जाते हैं, नेग्लिजिबल हो जाते हैं। और मेन होता है जब प्लैनेट बिल्कुल बीच में होता है, अगर हम कहें कि यहाँ 12 to 18 है थ्योरेटिकल, बट अगर 10 to 20 डिग्री के बीच में होता है तो दैट इज द मोस्ट effective planet, it becomes very strong also, then we can expect the results from that planet. तो अगर 12 to 18 डिग्री है तो दोनों ही केसेस में ऑड साइन हो या इवन साइन हो, उसको हम यूथ या युवा अवस्था बोलते हैं, देन इट इज कैपेबल ऑफ गिविंग 100% रिजल्ट्स। तब उसके रिजल्ट आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट पूरे उसके मिलेंगे आपको। और अगर प्लैनेट की डिग्री 18 to 24 है और अगर वो ऑड साइन में है तो उसको हम ओल्ड या वृद्ध अवस्था कहते हैं, तो उसके रिजल्ट भी नेग्लिजिबल होते हैं। और अगर वो इवन साइन में है तो एडोलेसेंट या कुमार अवस्था बोलते हैं, तब उसके रिजल्ट जो है आपको 50% मिलते हैं। और अगर प्लैनेट बिल्कुल लास्ट की डिग्रीज में है 24 to 30, तो उसको डेड या मृत अवस्था बोलते हैं,
अगर वो ऑड साइन में प्लेस्ड होता है तो उसके रिजल्ट निल होते हैं, और अगर वो प्लैनेट इवन साइन में प्लेस्ड है तो उसको हम इन्फेंट या बाल अवस्था बोलते हैं, और उसके रिजल्ट जो मिलते हैं दैट इज ओनली 25%। तो जब भी आप देखेंगे प्लैनेट की पोजीशन, तो ये डिग्री वगैरह इसमें लिखी होती है, मैं जस्ट आई विल शो यू। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि सन है जैसे प्लैनेट, ये लिखा हुआ किस साइन में है, टॉरस साइन में, यहाँ देख रहे हैं टॉरस साइन में, और कितने डिग्री का है, 4 डिग्री 11 मिनट, 4 डिग्री का है। ऐसे ही मून है एक्वेरियस साइन में 27 डिग्री, मार्स है लियो लिब्रा साइन में 11 डिग्री। तो ये देख रहे हैं कि ये जो कुछ प्लैनेट हैं, जैसे इसका 11 डिग्री है, 12 डिग्री है, 11 डिग्री है, 15 डिग्री है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, क्योंकि डिग्री वाइज जो है वो बिल्कुल बीच में है। बट जैसे ये 4 डिग्री है, 27 डिग्री है, इवन 24 डिग्री है, तो ये प्लैनेट वीक हो जाते हैं। तो ये डिग्री जो है, और आप देखेंगे कि कोई भी आपका हॉरोस्कोप हो, कंप्यूटर हॉरोस्कोप स्टार्ट्स विद दिस टेबल। एक्चुअली कोई भी कंप्यूटर हॉरोस्कोप देखेंगे आप, आपका प्रिंटेड अगर होगा तो इट विल स्टार्ट विद दिस टेबल, एंड दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्लैनेट की पोजीशन इंडिकेट करता है along with the degree. So just by having a glance at these degrees, you can have some idea, some assessment about the strength of the planet. और अल्टीमेट पर्पस हमारा वही है कि अगर मैं स्ट्रेंथ का आइडिया है तो हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अगर स्ट्रेंथ का आइडिया नहीं होगा तो हम प्रिडिक्शन हम गलती करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता उससे हम क्या हम एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो जितने भी जो कंप्यूटर हॉरोस्कोप होते हैं, दे स्टार्ट विद दिस टेबल एंड दिस गिव्स यू ऑल द डिग्रीज एटसेट्रा एक्चुअली। ऐसे ही दूसरी अवस्था होती है जिसको हम कहते हैं दीप्तादि अवस्था। दीप्तादि अवस्था, दीप्त का मतलब होता है कि एक्सॉल्टेशन पॉइंट एक्चुअली। तो ज़ोडिएक में क्या पोजीशन है प्लैनेट की, स्ट्रेंथ उसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि ज़ोडिएक में जो प्लैनेट की पोजीशन, एक तो डिग्री हो गया सिंपल जो है, और दूसरा ज़ोडिएक में वो किस राशि में प्लेस्ड है, उसके ऊपर भी प्लैनेट की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो जैसे कहा कि अगर कोई भी प्लैनेट अपने उच्च की राशि में या मूल त्रिकोण राशि में होता है, एक्सॉल्टेड और मूल त्रिकोण साइन, हमने कहा था कि दिस इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट इज वेरी स्ट्रांग इफ इट इज एक्सॉल्टेड और इज इन द मूल त्रिकोण साइन। तो वही चीज यहाँ भी कही गई कि अवस्था के हिसाब से कि अगर कोई भी प्लैनेट उच्च का होता है या मूल त्रिकोण राशि में होता है तो वो बहुत स्ट्रांग होता है, और उस अवस्था को हम दीप्त अवस्था कहते हैं। दीप्त मीन्स illuminated, मतलब इस luminous state, very strong position. तो अगर इस अवस्था में होगा तो naturally you get very good result from that planet. So king like prosperity, respect, good health and all those things. It means you get the maximum good result of that planet. उसके बाद जो नेक्स्ट अवस्था है इससे कम उच्च और मूल त्रिकोण साइन से, वो अपनी खुद की राशि है कि अगर प्लैनेट अपनी खुद की राशि में होता है तभी भी उसको अच्छा माना गया। तो उस अवस्था को हम स्वस्थ अवस्था या हेल्दी स्टेट हम उसको बोलते हैं, स्वस्थ अवस्था। और द प्लैनेट स्वस्थ अवस्था में होता है, अपनी राशि में होता है, तो भी उसको अच्छे रिजल्ट उससे मिलते हैं। तो इस व्हाट इज इंडिकेटेड हियर, गेन्स है, गुड हेल्थ है, एमिनेंस है, वेल्थ एंड ऑल गुड रिजल्ट्स यू गेट फ्रॉम दैट प्लैनेट। फिर उससे कम जो पोजीशन है, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी फ्रेंडशिप की, 5 फोल्ड फ्रेंडशिप चार्ट की, तो जो इंटीमेट फ्रेंड के साइन में प्लेस्ड या अपने अधिमित्र के राशि में अगर कोई प्लैनेट प्लेस्ड होता है, दैट इज आल्सो सपोज्ड टू बी गुड पोजीशन ऑफ द प्लैनेट। तो उसको हम कहते हैं प्रमुदित अवस्था, ये हैप्पी स्टेट ऑफ द प्लैनेट एक्चुअली, प्रमुदित अवस्था, एंड दैट इज आल्सो ए गुड पोजीशन, इट्स नॉट ए बैड पोजीशन, बट बेस्ट ये है फर्स्ट वाली। सेकंड उससे कम ओन साइन हो गया, एंड नेक्स्ट इज थर्ड पोजीशन इज इंटीमेट फ्रेंड साइन, तो उसको प्रमुदित अवस्था कहा, हैप्पी स्टेट ऑफ द प्लैनेट कहा। और इसमें भी यू गेट एवरीथिंग, वेल्थ, प्रोजेनी, गुड हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दोस थिंग्स। अब नेक्स्ट इज द फ्रेंडली साइन, जैसे इंटीमेट फ्रेंड है, न्यूट्रल है, एनिमी है और बिटर एनिमी है।
तो ये इंटीमेट फ्रेंड से कम हो गया थोड़ा, तो हम कहेंगे फ्रेंडली राशि में है कोई प्लैनेट। और राशि का मतलब यही हुआ कि जिस राशि में प्लेस्ड है उसके लॉर्ड के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। इट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड एंड द टेनेंट एक्चुअली। तो अगर लॉर्ड के साथ रिलेशन अच्छा होगा तो प्लैनेट विल फील मोर कंफर्टेबल, उसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। तो ये प्लैनेट अगर फ्रेंडली साइन में होता है तो उसको हम शांत अवस्था कहते हैं। प्लैनेट इज एट पीस एंड इवन देन यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड रिजल्ट्स फ्रॉम दैट प्लैनेट। आल्दो कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तक अगर फ्रेंडली साइन में भी है तभी भी शांत अवस्था है, और शांत अवस्था में नेचुरली आप अच्छे ही काम करते हैं। तो हैप्पी है, रिलीजियस है, मीडियम लेवल, कंफर्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। नाउ प्रॉब्लम कम्स आफ्टर दिस। प्लैनेट अगर न्यूट्रल साइन में, जो जिस राशि में बैठा हुआ है उसके लॉर्ड के साथ अगर उसका रिलेशनशिप न्यूट्रल है तो उसको हम कहते हैं दीन अवस्था, पुअर स्टेट ऑफ द प्लैनेट एक्चुअली। और नेचुरली दीन अवस्था मीन्स कि प्लैनेट cannot give you good results. Planet gives you malefic results. Planet will give you negative results. वही कहा, low comfort level, displaced and low evocation, तो उसके रिजल्ट खराब होना शुरू हो गया। फिर अगर एनिमी साइन में है तो उसको हम कहते हैं दुखित अवस्था। दुखित मीन्स सॉरोफुल स्टेट ऑफ द प्लैनेट एक्चुअली। तो अब खराब होना जो है बहुत खराब होना शुरू हो गया कि अगर प्लैनेट कोई भी अगर एनिमी साइन में प्लेस्ड होता है तो उसके रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स है, सेपरेटेड फ्रॉम द फैमिली है, फियर फ्रॉम फायर, ऑल दोस थिंग्स, इट मींस इट गिव्स यू ऑल नेगेटिव रिजल्ट्स। फिर कंजंक्शन विद द मैलेफिक प्लैनेट। अगर किसी भी प्लैनेट की अशुभ ग्रहों के साथ युति है, इफ planet has a conjunction with the other malefic planet, कोई भी planet है अगर उसके साथ में दूसरे जो malefic planet है उनका भी प्लेसमेंट है तो और खराब हो गया, तो उसको हम कहते हैं विकल स्टेट या एजिटेटेड स्टेट ऑफ द प्लैनेट। तो और भी ज्यादा खराब हो गया, रेस्टलेस माइंड हो गया, ट्रबल फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल एक्चुअली। फिर अगर प्लैनेट बिटर एनिमी के साइन में प्लेस्ड है, जो हमने कहा अधिशत्रु, अगर परमानेंट भी एनिमी है और टेम्परेरी भी एनिमी है तो बिटर एनिमी हो जाता है, तो उसको हम खल अवस्था कहते हैं। खल अवस्था मीन्स द विकेड स्टेट ऑफ द प्लैनेट, इट मीन्स इट क्रिएट्स यू ऑल द प्रॉब्लम्स एक्चुअली। तो उसकी पोजीशन और भी खराब हो जाती है। और लास्ट में कहा कंबस्ट। कंबस्ट कहते हैं हिंदी में अस्त, कि प्लैनेट अगर अस्त है, अस्त का मतलब होता है कि अगर प्लैनेट सन के बहुत पास में होता है, मान लीजिए कि सन के और प्लैनेट के बीच में जो डिस्टेंस है 5, 6, 7 डिग्री का है, तो हम कहेंगे कि प्लैनेट कंबस्ट है या प्लैनेट अस्त है। और सन के बहुत पास होने से प्लैनेट की अपनी स्ट्रेंथ खत्म नहीं होती, रादर इट बिकम्स ए नेगेटिव प्लैनेट, इट बिकम्स ए मैलेफिक प्लैनेट। अगर कोई भी प्लैनेट सन के बहुत पास होता है और उसी को हमने अस्त कहा कि अगर प्लैनेट अस्त है तो उसको कहते हैं कोप अवस्था। अब जैसे कभी कभी हम लोगों को गुस्सा आता है तो हम कोप अवस्था में चले जाते हैं, तो दैट इज एंग्री स्टेट ऑफ प्लैनेट। और कोप अवस्था में हम क्या करते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं हमेशा, जो है पॉजिटिव नहीं सोच सकते उस टाइम जो है। तो ये प्लैनेट के जो रिजल्ट होते हैं बहुत खराब हो जाते हैं। तो प्लैनेट का कंबस्ट होना इज सपोज्ड टू बी ए रियली बैड पोजीशन ऑफ द प्लैनेट। और आपने सुना भी होगा कि अक्सर सुनने को मिलता है कि तारा डूबा हुआ है। सुना होगा आपने, जब ब्याह शादी की बात होती है कि आजकल शादियां नहीं हो रही, तारा डूबा हुआ है। तो तारा डूबने का मतलब क्या होता है? तारा डूबने का मतलब है कि या तो जुपिटर या वीनस, या तो बृहस्पति या शुक्र, इन दोनों में से एक प्लैनेट कंबस्ट होता है, आइदर जुपिटर और वीनस। और ये दो प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं कोई भी शुभ काम करने के लिए। जुपिटर से हमें वी गेट द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड एक्चुअली, वी गेट प्रॉस्पेरिटी। और वीनस हमको मटेरियल कंफर्ट देता है, सुख सुविधाएं देता है एक्चुअली में। तो किसी भी शुभ काम के लिए, जो भी हम अच्छा काम करने जा रहे हैं, इन प्लैनेट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है।
अगर इनमें से एक भी प्लैनेट अगर वीक होता है, या जुपिटर या वीनस, तो कोई भी हम अच्छा काम नहीं करते उस पीरियड में। और इसी चीज को हम कहते हैं तारा डूबा हुआ है। तारा डूबने का जो लेमन लैंग्वेज में तारा डूबना बोलते हैं, बट एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज का मतलब ये है कि आइदर जुपिटर और वीनस इज कम्बस्ट, इन दोनों में से एक प्लैनेट अस्त है। और हमने देखा भी पिछले साल करीब 15 दिसंबर से टिल द एंड ऑफ अप्रैल कोई शादियां नहीं हुई थी, और यही था कि तारा डूबा हुआ है इसलिए हम शादी नहीं कर सकते। तो करीब 4-5 महीने तक कोई शादी नहीं हुई थी एक्चुअली में, क्योंकि किसी ना किसी सिचुएशन में या तो जुपिटर कम्बस था या वीनस कम्बस था। तो ये प्लैनेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कोई भी शुभ काम करने के लिए। तो जब तक ये प्लैनेट स्ट्रांग नहीं होते तब तक हम कोई शुभ काम नहीं करते। और जैसे मैंने बताया कि प्लैनेट जैसे ही कम्बस्ट होता है तो कोप अवस्था हम उसको बोलते हैं कि इट गोज इनटू द नेगेटिव स्टेट, एक्चुअली बिल्कुल उल्टे रिजल्ट आपको देना शुरू कर देता है। तो ये दो अवस्थाएं हम नॉर्मली यूज करते हैं। एक तो बालादी अवस्था हो गया डिपेंडिंग ऑन द डिग्रीज, एंड सेकंड है दीप्तादी अवस्था डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ प्लैनेट इन द ज़ोडिएक एक्चुअली। तो इन दोनों से ही हमें प्लैनेट की स्ट्रेंथ का आइडिया होता है। अब जो मेन चीज है कि हर प्लैनेट अपनी पोजीशन से कुछ पोजीशन पर एस्पेक्ट करता है, दृष्टि डालता है, मतलब उन हाउसेस को इन्फ्लुएंस करता है। हर प्लैनेट जहां भी प्लेस्ड होता है वहां से कुछ हाउसेस को इन्फ्लुएंस करता है, ये हम कहते हैं कि उन हाउसेस पर दृष्टि डालता है या उन हाउसेस को इन्फ्लुएंस करता है। तो हर प्लैनेट के एस्पेक्ट अलग अलग हैं, हर प्लैनेट के जो एस्पेक्ट हैं वो अलग अलग हैं। और एस्पेक्ट को समझना आसान है, क्योंकि हमने जब प्लैनेटरी कैबिनेट की बात की थी तो प्लैनेट के डिफरेंट डिफरेंट रोल की बात की थी। इस प्लैनेट का रोल ये है, इसका ये है, इसका ये है। तो डिपेंडिंग ऑन द रोल ही एस्पेक्ट का मतलब ही हैज टू टेक केयर ऑफ दैट हाउस। तो अगर हमें इनकी पोजीशन मालूम है प्लैनेटरी कैबिनेट में तो एस्पेक्ट को भी समझना बहुत आसान हो जाता है। कैसे कि पहली चीज तो यह है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सब भोगी हैं, मतलब अपोजिट सेक्स की तरफ उनकी दृष्टि रहती ही है, कोई भी हो XYZ। तो वही चीज यहाँ भी है कि हर प्लैनेट irrespective of the nature of the planet, it has an aspect on the 7th house, अपने से 7th पोजीशन को एस्पेक्ट करता है, क्योंकि 7th पोजीशन जो है हमारे अपोजिट सेक्स की पोजीशन है या हमारे भोग की या सेंसुअल प्लेजर की पोजीशन है। तो हर प्लैनेट जहां भी प्लेस्ड होता है अपने से 7th पोजीशन पर दृष्टि डालता है या उसको एस्पेक्ट करता है या उस हाउस को इन्फ्लुएंस करता है अपने से 7th पोजीशन। ठीक है, जैसे इसमें देखें अगर हम हॉरोस्कोप में ये सैटर्न है, मान लीजिए यहाँ पर प्लेस्ड है, तो इससे 7th पोजीशन ये हो गई अपोजिट हाउस। तो सैटर्न का हम कहेंगे इट इज हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन दिस हाउस आल्सो, इन द अफेयर ऑफ दिस हाउस आल्सो, राइट। तो 7th एस्पेक्ट हो गया। जैसे मून है यहाँ पर, मून का 7th ये पोजीशन हो गई अपोजिट इसके, तो कहेंगे मून का जो इन्फ्लुएंस है वो इस हाउस के ऊपर भी है। मार्स है, मार्स से 7th पोजीशन ये हो गई, तो मार्स का जो इन्फ्लुएंस है वो इस हाउस के ऊपर भी है, 8th हाउस के ऊपर। या हम कहेंगे तीनों प्लैनेट मरकरी, वेनस, जुपिटर ये इसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, इस हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। जब भी हम किसी भी हाउस को कंसिडर करेंगे तो नेचुरली वी सी कि कौन से प्लैनेट वहां पर प्लेस्ड है और कौन से प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्लैनेट का जो एस्पेक्ट कर रहे हैं उनका भी उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो ये तो हो गया कि 7th पोजीशन, कि हर प्लैनेट अपने से 7th पोजीशन पर दृष्टि डालता है या एस्पेक्ट करता है, बिकॉज 7th हाउस इज द हाउस ऑफ अपोजिट सेक्स, भोग स्थान है हमारा। अब 4 हैं जी। एक सवाल, जी जी, जैसे 7वां घर जो है
सातवां भाव जीवन साथी का है, राइट। तो फिर उस केस में अगर कोई प्लैनेट नंबर 7 में है तो वहां से 7th पोजीशन। हाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्लैनेट है कोई 7th हाउस, दिस इज द 7th हाउस, तो इट विल हैव एन एस्पेक्ट ऑन दिस, अपने से 7th पोजीशन पर, या कहाँ भी होगा अपने से 7th पोजीशन को एस्पेक्ट करें, वेयर एवर इट इज प्लेस्ड। जैसे कोई और देखिए इसमें, मान लीजिए ये है मंगल है, यहाँ मार्स है, दिस वन, राइट। तो मार्स विल हैव एन एस्पेक्ट ऑन दिस हाउस आल्सो, so it will have an influence in the affair of this house also। तो जी हम कहेंगे कि मंगल जो है वो फर्स्ट हाउस को देख रहा है, राइट। तो जब हम स्टडी करेंगे कि उस हाउस के ऊपर किन किन प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, तो उसमें ये जुपिटर तो है यहाँ पर, बट मंगल भी देख रहा है, तो मंगल का भी इन्फ्लुएंस काउंट करना पड़ेगा। बट अपने से 7th, जैसे ये सैटर्न है, इससे 7th क्या हुआ, ये इस हाउस पास, वीनस है, इससे 7th क्या हुआ, ये, तो इन हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, इन हाउसेस के ऊपर उसकी दृष्टि है, हम कहते हैं, राइट। तो हर प्लैनेट irrespective of the nature of the planet will have an aspect on the 7th position from its own position, right। ऐसा नहीं कि 7th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, अपने से 7th पोजीशन को एस्पेक्ट करेगा, 7th position from its own position, right, very good, yeah। Sir, Ketu has any aspect? हाँ, केतु को भी अभी हम वही 7th हाउस तो सबका है, 7th एस्पेक्ट। लेकिन सर केतु has no eyes, तो दृष्टि आइज नहीं है, कैसे बट अभी हम आ रहे हैं, वी आर कमिंग टू दैट, एक्चुअली वी विल कम टू दैट। तो अब जो 4 प्लैनेट हैं, सन इज द किंग, मून इज द क्वीन, मरकरी इज द प्रिंस, एंड वीनस इज मिनिस्टर, नेक्स्ट टू द किंग, नेक्स्ट इन कमांड। तो इन चारों प्लैनेट का डायरेक्ट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, they are not supposed to be responsible for a particular department। इनका कोई डायरेक्ट इनको डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई। किसी का आई थिंक डबल डिवाइस काम कर रहा है, तो इनको कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। So they are not in charge of any other department. They don't have any responsibility or obligation to see the affair of any other department। उनको आप डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं कर सकते किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में। तो the main purpose is कि कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो they are basically meant to enjoy only, that's all। तो ये सब लोग म्यूट पर चले जाएं प्लीज। काइंडली म्यूट योर ऑडियोज एक्चुअली बिकॉज़ इट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिस्टरबेंस एक्चुअली। हाँ, तो इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो 4 प्लैनेट हैं, सन, मून, मरकरी एंड वीनस, they only have an aspect on 7th position from its own position। They don't have any other aspect, they don't aspect any other position actually। तो इन 4 के बारे में तो क्लियर हो गया कि सन, मून, मरकरी एंड वीनस, इनका कोई दूसरा एस्पेक्ट नहीं होता। और नाउ बाकी जो प्लैनेट हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव टू एस्पेक्ट। जैसे जुपिटर है, जुपिटर का क्या रोल है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जुपिटर का क्या रोल है। नॉन मटेरियल में ब्लेसिंग है सर, नॉलेज, मिनिस्टर। जुपिटर इज ए मिनिस्टर who is in charge of all religious and spiritual activities of the state। जितने भी हमारी जो धार्मिक हैं या आध्यात्मिक गतिविधियां हैं राज्य की, उनके उस डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबल है जुपिटर। वो किंग को इन मामले में एडवाइस करता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका ऑब्लिगेशन है कि he has to take care of these 2 departments। और जब टेक केयर करेगा तो नेचुरली he has to aspect those 2 houses। और जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के हाउसेस हैं, they are 2 basically, 5th and 9th actually। 5th and 9th, 5th को कहते हैं पूर्व जन्म के कर्मों का होता है और 9th हाउस इस जन्म के कर्मों का। तो 5th और 9th हाउसेस जो हैं वो हमारे
रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के हाउसेस होते हैं। इसलिए जुपिटर हैज टू हैव एन एस्पेक्ट ऑन 5th and 9th position also, in addition to the 7th position from its own position. तो इसलिए जुपिटर का जो एस्पेक्ट है, 7th तो सबका है ही है, बट 7th के अलावा 5th और 9th पोजीशन को भी एस्पेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि जुपिटर यहाँ पर है, इसमें देखिए यहाँ पर इस चार्ट में कि जुपिटर का प्लेसमेंट यहाँ पर है, फर्स्ट हाउस में, 7th के ऊपर तो कर ही रहा है यहाँ पर एस्पेक्ट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि हर प्लैनेट 7th को एस्पेक्ट करता है, बट इसका 5th और 9th एस्पेक्ट भी होगा। 5th हाउस मींस ये वाला 5वीं पोजीशन इसकी, तो इस हाउस के अफेयर में भी इसका इंटरफेरेंस होगा, रोल होगा, और 9th हाउस ये है तो इस हाउस के मैटर में भी जुपिटर का इन्फ्लुएंस होगा। तो जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो 5th और 9th पोजीशन है अपनी पोजीशन से, apart from or in addition to the 7th aspect which every planet has. तो जुपिटर की जो दृष्टि होती है अपनी पोजीशन से 5वीं, 7वीं और 9वीं पोजीशन पर होती है। जुपिटर का जो एस्पेक्ट आएगा वो 5th हाउस पर, 7th हाउस पर और 9th हाउस पर अपनी पोजीशन से। तो जुपिटर का ये एस्पेक्ट हो गया 5th, 7th and 9th। अब लेट्स टॉक ऑफ मंगल, मार्स। मार्स क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ मार्स? कमांडर इन चीफ सर। कमांडर इन चीफ है, सेनापति है। एंड व्हाट द आर्मी डज? आर्मी का क्या रोल होता है? टू सेव द कंट्री। हाँ, पहला टू मेंटेन इंटरनल पीस आल्सो, and secondly to save the life of the people from attack of other countries, actually other people। ये रोल है इसका जो मिलिट्री है हमारी। तो मंगल उसका सेनापति है। तो मंगल का जो 2 पोजीशन है, एक तो घर में सुख शांति बनाए रखना कंट्री के अंदर जो है, और दूसरा कंट्री को या लोगों की लाइफ को सेव करना फ्रॉम आउटसाइड अटैक। तो 4th हाउस जो होता है वो हमारा इंटरनल सिचुएशन का होता है। जैसे हम लोगों ने कहा था कि डोमेस्टिक, घर के अंदर हमारा डोमेस्टिक पीस होती है, लेकिन कंट्री के अंदर जो है ये इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। कंट्री का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हम 4th हाउस से देखते हैं। और 8th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉन्गेविटी, दैट इज टू सेव द लाइफ ऑफ द पीपल फ्रॉम अदर अटैक, दैट इज द 8th हाउस। तो इसलिए मंगल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन एडिशन टू 7th, इट इज ऑन 4th and 8th आल्सो, कि अपने से 4थी पोजीशन को भी देखना और अपने से 8th पोजीशन को भी एस्पेक्ट करना। जैसे मंगल मान लीजिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मंगल यहाँ पर है 7th हाउस में, मार्स इज हियर, तो मंगल अपने से 7th हाउस को तो देख ही रहा है, बट 7th हाउस के अलावा अपने से 4th पोजीशन इज दिस 1 2 3 4, इसको भी देख रहा है, हाउस ऑफ प्रोफेशन को भी, और अपने से 8th ये पोजीशन हो गई, तो इस हाउस को भी देख रहा है। तो मंगल का जो रोल है या जो इंटरफेरेंस है, एक तो 7th हाउस में हो गया, एक 1st हाउस में हो गया, एक 10th हाउस में हो गया और एक 2nd हाउस में हो गया। तो अपनी जगह बैठकर ये 4 जो हाउसेस हैं उनके मैटर्स को, उनके सिग्निफिकेशंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा है। तो इस तरह से हम एस्पेक्ट देखते हैं। Now, lastly, we have Saturn. Actually, Saturn is a planetary cabinet में Saturn क्या है? सर्वेंट। नौकर है। नौकर की जो मेंटेलिटी होती है क्या होती है? जब आप नौकर को बुलाते हैं, मान लीजिए ऑफिस में बैठे हुए अंदर, आपने बेल रिंग की, और क्या होता है फिर? What is the mentality of that servant actually? He is jealous. Doesn't want to work. हैं? सर कुछ ऑर्डर फॉलो करना है। हाँ, क्या सब काम करना। Jealous of others. कंपटीशन की फीलिंग रहती है। पहले तो वो गाली देता है आपको ये वाला मुझे तंग करता रहता है सुबह शाम तक जो है।
और फिर सोचता है कि अगर मैंने कुछ मेहनत कर ली होती शुरू में, मैं भी अगर पढ़ लिख लिया होता तो शायद मैं भी इसकी कुर्सी पर बैठ जाता। दिस एवरी सर्वेंट विल थिंक एक्चुअली। पहले तो गाली देगा 2-4 आपको, और फिर सोचेगा कि ये मुझे तंग कर रहा है नेसेसरली, अगर मैंने भी शायद बचपन में कुछ मेहनत कर ली होती तो आज मैं भी इसी कुर्सी पर होता एक्चुअली। तो मेहनत करना मीन्स विच हाउस? 9. थर्ड थर्ड हाउस। पराक्रम। थर्ड हाउस पराक्रम का है कि मैंने भी अगर पराक्रम कर लिया होता, मैंने भी अगर थोड़ी मेहनत कर ली होती तो मैं शायद इस कुर्सी पर बैठा हुआ होता। और कुर्सी इज द 10th हाउस, जो प्रोफेशन की हम बात कर रहे हैं, तो कुर्सी आपका 10वां हाउस हो गया। तो शनि का जो मेंटेलिटी है या उसका जो ध्यान होता है वो 3rd और 10th हाउस की तरफ होता है, 3rd हाउस और 10th हाउस की तरफ। तो इसलिए कहते हैं कि जो शनि का एस्पेक्ट होता है, इन एडिशन टू 7th एस्पेक्ट, 3rd और 10th पोजीशन में भी होता है, 3rd और 10th पोजीशन में भी। जैसे शनि मान लीजिए कि यहाँ पर ये है 10th हाउस में प्लेस्ड है, तो एस्पेक्ट यहाँ तो होगा ही 7th हाउस पर, बट इससे थर्ड मतलब 1 2 3 यहाँ पर भी एस्पेक्ट होगा 12th हाउस के ऊपर जो है। इससे 10th मतलब ये 7th हाउस के ऊपर भी इसका एस्पेक्ट होगा। तो ये 10th हाउस के मैटर को इन्फ्लुएंस करेगा, 12th हाउस के मैटर को इन्फ्लुएंस करेगा, 4th हाउस के मैटर को इन्फ्लुएंस करेगा, और ये 7th हाउस के मैटर को भी इन्फ्लुएंस करेगा। 4 हाउसेस में इसका जो है वो इंटरफेरेंस होगा। तो ये एस्पेक्ट है। और बट जो राहु केतु हैं, दे आर बेसिकली नॉट द प्लैनेट एक्चुअली, लेकिन उनको हमने माइथोलॉजी में माना या छाया ग्रह माना या माइथोलॉजी से उसका कनेक्शन बताया, तो उसको भी जो है जो जुपिटर के एस्पेक्ट हैं वही एस्पेक्ट हम राहु केतु के भी मानते हैं, कि राहु केतु भी जो है अपने से 5th पोजीशन, 7th पोजीशन और 9th पोजीशन को एस्पेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए राहु यहाँ पर प्लेस्ड है तो 7th तो करेगा ही करेगा हर प्लैनेट, बट यहाँ से 5th ये 10th हाउस हो गया, और यहाँ से 9th 7th 8th 9th ये हो गया। तो यहाँ पर तो है 6th हाउस में 10th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, 12th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, और 2nd हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये हर प्लैनेट की दृष्टि है, या इसको हम एस्पेक्ट कहते हैं। और जब भी हम किसी भी हाउस को एग्जामिन करते हैं तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि उस हाउस में कौन कौन से प्लैनेट प्लेस्ड हैं और कौन कौन से प्लैनेट उस हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से प्लैनेट उस हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि लेट अस से 2nd हाउस, ये 2nd हाउस है, सब जानते हैं दिस वन, इसमें कोई प्लैनेट प्लेस्ड नहीं है, नहीं है। और कौन कौन से प्लैनेट इसको एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आप कैसे बता सकते हो इसमें से देख के कि इसके ऊपर कौन कौन से प्लैनेट का एस्पेक्ट है? जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 2nd हाउस को कौन कौन से प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं। सर मार्च कर रहा है। मार्च का है, हाँ, जुपिटर मंगल का कर रहा है, वेरी गुड। मंगल का 8th एस्पेक्ट होता है, तो 7th और 8th एस्पेक्ट कर रहा है। जुपिटर का है। नो नो। और कौन सा प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है? सर राहु का भी है। राहु कर रहा है, तो राहु का भी देखा हमने 9th एस्पेक्ट होता है, तो 7th 8th 9th। तो हम कहेंगे कि यहाँ कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन दिस हाउस इज एस्पेक्टेड बाय 2 मेलेफिक प्लैनेट, मार्स एंड राहु। तो 2 मेलेफिक प्लैनेट का, अशुभ ग्रहों का एस्पेक्ट हो गया, तो अच्छा नहीं हुआ फिर। तो इस तरह से हम हर हाउस को देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि लेट अस से दिस हाउस 5th हाउस, इसमें भी कोई प्लैनेट प्लेस्ड नहीं है जी नहीं। और इसके ऊपर किन किन प्लैनेट का एस्पेक्ट है? सर जुपिटर का है। केतु का है। जुपिटर का है सर। सिर्फ जुपिटर का है, केतु का नहीं है। केतु का 5वां है, 5वां ये है यहाँ पर। जी हाँ। तो सिर्फ जो है जुपिटर का जुपिटर का, एस्पेक्ट, हाँ, तो हम कहेंगे कि खाली जुपिटर का एस्पेक्ट है इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से हम एस्पेक्ट देखते हैं हर प्लैनेट का।
अब हम बात करेंगे फंक्शनल बेनिफिक एंड मेलिफिक प्लैनेट। अभी जो बात की हमने कि कुछ प्लैनेट नेचुरल बेनिफिक होते हैं, कुछ नेचुरल मेलिफिक होते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि बाय नेचर दे आर गुड एंड बैड एक्चुअली। जैसे कहा कि जुपिटर वीनस बेनिफिक हैं, शुभ हैं, सन मार्स सैटर्न राहु केतु मेलिफिक हैं, मरकरी डिपेंड करता है कि किन प्लैनेट का एसोसिएशन है, बच्चा है तो अगर शुभ प्लैनेट का एसोसिएशन होगा तो शुभ बन जाता है, और अगर अशुभ प्लैनेट का एसोसिएशन होता है तो अशुभ बन जाता है। चंद्रमा का हमने देखा था कि चंद्रमा का जब साइज आधा या आधे से ज्यादा होता है, चंद्रमा का साइज जब आधा या आधे से ज्यादा होता है तो वो शुभ प्लैनेट होता है, और अगर आधे से कम होता है तो वो अशुभ प्लैनेट बन जाता है। इसका मतलब शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा शुभ है और बाकी पीरियड में चंद्रमा अशुभ है। आधा कृष्ण पक्ष भी अच्छा है और आधा शुक्ल पक्ष भी खराब है। और ये भी कहा कि अगर मून और मरकरी जब इकट्ठे होते हैं किसी भी हॉरोस्कोप में, कंजंक्शन होता है, तो दोनों के दोनों शुभ हो जाते हैं, भले ही वो इंडिविजुअली अशुभ क्यों ना हो। तो ये तो नेचुरल शुभ और अशुभ प्लैनेट है, प्राकृतिक तौर पर उनका नेचर है कि वो जैसे जब जुपिटर की दशा ऑपरेट होती है सबको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। शनि की दशा होती है, शनि कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन नेचर है, अशुभ प्लैनेट है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। तो ये नेचुरल तौर पर हो गए। बट क्वेश्चन है कि एनी प्लैनेट इन द हॉरोस्कोप नेचुरल बेनिफिक हो या मेलिफिक हो, आपके हॉरोस्कोप में पोजीशन के हिसाब से शुभ या अशुभ रिजल्ट देता है, तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल बेनिफिक। नेचुरल तो ठीक है, बट वेदर इट इज सपोज टू गिव यू गुड रिजल्ट्स और बैड रिजल्ट्स, वेदर इट इज बेनिफिक और मेलिफिक आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से, तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल बेनिफिक एंड मेलिफिक प्लैनेट। और कोई भी प्लैनेट हो, इवन जुपिटर है, इट कैन बी फंक्शनल मेलिफिक, शनि है, इट कैन बी फंक्शनल बेनिफिक आल्सो। तो कोई भी प्लैनेट irrespective whether it is natural benefic or malefic, it can be functional benefic or functional malefic, कोई भी प्लैनेट जो है। तो उसी के बारे में हमें देखना है कि आपके हॉरोस्कोप में या किसी भी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में कौन सा प्लैनेट शुभ रिजल्ट देगा और कौन सा प्लैनेट अशुभ रिजल्ट देगा। और जैसा मैंने कहा, कोई भी प्लैनेट हो वो शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है। शनि बहुत अच्छा प्लैनेट हो सकता है, जुपिटर बहुत खराब प्लैनेट हो सकता है, वीनस बहुत खराब भी हो सकता है, राहु बहुत अच्छा भी हो सकता है, या सन बहुत अच्छा हो सकता है। तो कोई भी प्लैनेट जो पोजीशन होती है उसकी हॉरोस्कोप में आपके, उसके हिसाब से शुभ या अशुभ फल देता है, अच्छे या बुरे फल देता है। अब उसके बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स हैं, उनको एक बार आप समझ लेंगे तो। सर, हाँ जी, क्या इसी को उच्च का या नीच का कहते हैं? नहीं, उच्च नीच को तो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। उच्च नीच इज ओनली ए साइन एंड ए डिग्री। यहाँ हम बात करें कि आपके हॉरोस्कोप के लिए वो शुभ है या अशुभ है, आपके हॉरोस्कोप के लिए वो शुभ है या अशुभ है, कोई भी प्लैनेट एक्चुअली। तो इसकी 4 कंडीशंस हैं, और 4 कंडीशन को एक बार आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो देन आपको बहुत आसान हो जाएगा प्रेडिक्शन करना। आपको पता है कि आपके हॉरोस्कोप में कौन सा प्लैनेट बेनिफिक है, कौन सा प्लैनेट मेलिफिक है, या उसको हम फंक्शनल बेनिफिक मेलिफिक कहते हैं कि हॉरोस्कोप की पोजीशन के हिसाब से वो आपके लिए अच्छे फल देगा या खराब फल देगा। और जैसा मैंने कहा कि कोई भी प्लैनेट हो आउट ऑफ 9 प्लैनेट, वो अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है आपके हॉरोस्कोप में पोजीशन के हिसाब से। तो 4 प्रिंसिपल हैं, सिंपल हैं, एक बार आप समझ लेंगे तो आप किसी भी हॉरोस्कोप को देखकर बता सकते हैं कि ये प्लैनेट अच्छे रिजल्ट देगा या खराब रिजल्ट देगा। पहला जो प्रिंसिपल है वो है कि लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस, लॉर्ड ऑफ द असेंडेंट, ये आपका असेंडेंट है, ये वाला फर्स्ट हाउस है। लॉर्ड ऑफ असेंडेंट इज ऑलवेज फंक्शनल बेनिफिक, लॉर्ड ऑफ असेंडेंट is always
functional benefic in spite of it being the lord of these three houses. Ascendant का lord हमेशा शुभ होता है, भले ही वो त्रिक हाउस का भी लॉर्ड क्यों ना हो, भले ही वो त्रिक हाउस का, जैसे यहाँ वीनस आप देख रहे हैं, वीनस इसका लॉर्ड है असेंडेंट का, और वीनस 8th हाउस का भी लॉर्ड है, वीनस 8th हाउस का भी लॉर्ड है, जो कि त्रिक हाउस है, सबसे खराब हाउस है। बट क्योंकि ये लग्न का लॉर्ड है वीनस, तो इस हॉरोस्कोप के लिए वो हमेशा फंक्शनल बेनिफिक ही रहेगा, मैलिफिक नहीं हो सकता। इस हॉरोस्कोप के लिए फंक्शनल बेनिफिक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि असेंडेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। फर्स्ट हाउस को हम केंद्र भी मानते हैं और त्रिकोण भी मानते हैं, जैसे हम देखा था हम लोगों ने, और अपने आप में योग कारक पोजीशन होती है फर्स्ट हाउस। तो नेचुरली योग कारक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन ऑफ द हाउस। तो उसका अगर लॉर्ड है तो वो अशुभ नहीं हो सकता, उसका लॉर्ड हमेशा शुभ ही होगा। तो पहली कंडीशन है कि असेंडेंट का लॉर्ड, लग्न का लॉर्ड या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, भले ही वो त्रिक हाउस का लॉर्ड भी क्यों ना हो, वो हमेशा उस हॉरोस्कोप के लिए फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट बन जाता है। पहली कंडीशन ये, राइट? आई होप इट्स क्लियर। यस सर। फंक्शनल बेनिफिट हो गया। नाउ ये तो हो गया फर्स्ट हाउस के बारे में। फिर दूसरे त्रिकोण है 5th and 9th हाउसेस। एक 5th हाउस ये है और एक ये 9th हाउस है, वो भी त्रिकोण स्थान है। देयर आर आल्सो गुड हाउसेस। 5th हाउस और 9th हाउस ये त्रिकोण स्थान दूसरे हो गए अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट हाउस। तो अगर हम इनकी चर्चा करें, इन दो हाउसेस की, 5th की और 9th की, इनके लॉर्ड भी, लॉर्ड ऑफ 5th and 9th houses also are functional benefic, but subject to rider कि their मूल त्रिकोण sign should not fall in the trik house. Lord of other trine houses, that is 5th and 9th houses, are also functional benefic planets, provided their मूल त्रिकोण sign should not fall in the trik house. मूल त्रिकोण sign should not fall in the trik house. अब जैसे हम बात करें इस हॉरोस्कोप में, ये 9th हाउस है, इसका लॉर्ड क्या है? जुपिटर। जेमिनी। जेमिनी नहीं, व्हाट इज द लॉर्ड ऑफ दिस साइन? मरकरी। मरकरी। मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ जेमिनी साइन एक्चुअली। तो इसका लॉर्ड हमने कहा कि फंक्शनल बेनिफिक होगा, परंतु उसका मूल त्रिकोण साइन त्रिक हाउस में नहीं होना चाहिए। अब मरकरी का मूल त्रिकोण साइन क्या है? 6 नंबर, वर्गो साइन है। और वर्गो साइन यहाँ कहाँ पर है? त्रिक हाउस में। वर्गो साइन जो है वो त्रिक हाउस में है, वर्गो साइन त्रिक हाउस में है। तो इवन दो इट इज द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस, 9th हाउस, but it is not functional benefic because its मूल त्रिकोण sign has gone to the trik house, 6, 8, 12 हाउस में चला गया। कि इसका लॉर्ड होते हुए भी, हाँ जी, ये बहुत कम समझ में आ रहा है। त्रिक हाउस होते हैं 6, 8 and 12। ये छठा घर है, इसको हम त्रिक हाउस बोलते हैं। ये 8वां घर है, इसको त्रिक हाउस बोलते हैं। और ये 12वां घर है, इसको त्रिक हाउस बोलते हैं। त्रिक हाउस इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे गवर्न द नेगेटिव सिग्निफिकेशंस ऑफ आवर लाइफ। बाकी जो हाउसेस हैं हमारे पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस को गवर्न करते हैं, बट ये जो 6, 8, 12 हाउसेस हैं हमारे नेगेटिव सिग्निफिकेशंस को गवर्न करते हैं, इसलिए इनको खराब हाउस माना गया, अशुभ घर माना गया। और ये जो 4 हाउसेस हैं 1, 4, 7, 10, इनको केंद्र स्थान हम कहते हैं, 1, 4, 7, 10। और ये जो 1, 5, 9 हाउसेस होते हैं इनको हम त्रिकोण हाउसेस कहते हैं, ट्राइन हाउसेस। ओके, राइट। ओके। तो मैंने ये कहा कि लगन का तो हमने कह दिया कि वो हमेशा बेनिफिक ही होगा,
अब हम यहाँ बात कर रहे हैं दूसरे त्रिकोण हाउसेस की। दूसरे त्रिकोण हाउसेस एक ये है और एक ये है, 5th हाउस और 9th हाउस, दो ही हुए। तो ये कहा कि इनके लॉर्ड भी फंक्शनल बेनिफिक होते हैं, बशर्ते कि उस प्लैनेट का मूल त्रिकोण साइन त्रिक हाउस में नहीं होना चाहिए। तो ये 9th हाउस का लॉर्ड इस केस में मरकरी है, बुध हुआ ना मरकरी। तो मरकरी वैसे 9th हाउस का लॉर्ड है, बट इसका जो मूल त्रिकोण साइन है मरकरी का, ये साइन होता है 6 नंबर। जो हमने मूल त्रिकोण साइन पढ़े थे, उच्च की राशि, मूल त्रिकोण राशि, तो मूल त्रिकोण राशि जो मरकरी की है वो वर्गो साइन है। तो वर्गो साइन यहाँ पर त्रिक हाउस में है, वर्गो साइन जो है त्रिक हाउस में है। तो इसलिए जो मरकरी है 9th हाउस का लॉर्ड होकर भी फंक्शनल बेनिफिक नहीं हुआ, फंक्शनल बेनिफिक नहीं हुआ। अब यहाँ देखिए 5th हाउस है, इसका लॉर्ड क्या है? सैटर्न। Saturn, शनि है, और शनि का मूल त्रिकोण साइन क्या है? 10. Aquarius, एक्वेरियस है। तो एक्वेरियस कहाँ पर है? ये है। yes sir. तो इट इज नॉट इन द त्रिक हाउस, इट इज नॉट इन द त्रिक हाउस। तो ये सैटर्न जो है इस लगन के लिए फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट हो गया। सैटर्न इस लगन के लिए फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट हो गया, राइट? यहां देखिए इस हाउस का लॉर्ड क्या है? जुपिटर। 9th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, और Jupiter, जुपिटर का मूल त्रिकोण साइन क्या है? 12 Pisces sir. नहीं, सेजिटेरियस है। जुपिटर का जो मूल त्रिकोण साइन है वो सेजिटेरियस है। अगर पाइसेस होता तो हम कहते हैं कि मूल त्रिकोण साइन त्रिक हाउस में चला गया, बट क्योंकि जुपिटर का जो मूल त्रिकोण साइन है वो यही है 9th नंबर, सेजिटेरियस साइन। तो यहाँ पर जुपिटर जो है 9th हाउस का लॉर्ड है और उसका मूल त्रिकोण साइन त्रिक हाउस में नहीं है। तो हम कहेंगे कि जुपिटर इस चार्ट के लिए फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट हो गया। जुपिटर इस चार्ट के लिए फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट हो गया, ठीक। ऐसे ही यहां देखिए शनि इज द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस, Yes, sir. 5th हाउस का लॉर्ड है, Yes sir. और उसका मूल त्रिकोण साइन क्या है? अभी देखा हम लोगों ने, Aquarius, एक्वेरियस है। एक्वेरियस की पोजीशन कहाँ पर है? 6th house में sir. Second. त्रिक हाउस में है। Yes sir. एक्वेरियस साइन त्रिक हाउस में है। तो शनि यहाँ पर 5th हाउस का लॉर्ड होकर भी फंक्शनल बेनिफिक नहीं है, क्योंकि उसका जो मूल त्रिकोण साइन है वो त्रिक हाउस में चला गया। उसका जो मूल त्रिकोण साइन है वो त्रिक हाउस में चला गया। अब जैसे मान लीजिए कि 9th हाउस का लॉर्ड है यहाँ पर, ठीक है, इसका लॉर्ड वीनस है, इसका लॉर्ड वीनस है, और वीनस का मूल त्रिकोण साइन त्रिक हाउस में नहीं है, या त्रिक हाउस में कोई वीनस का साइन नहीं है। तो हम कहेंगे कि वीनस जो है इस हॉरोस्कोप के लिए फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट हो गया। वीनस जो है वो इस हॉरोस्कोप वालों को रिजल्ट अच्छे देगा, शुभ रिजल्ट देगा। आई होप इट्स क्लियर नाउ। Sir, कोई इस डाउट point है? को हाँ जी, सर इस point को सर नोट डाउन करा दीजिए। मूल हमने त्रिकोण कहा वाला। कि पहला तो पॉइंट ये है कि लॉर्ड ऑफ असेंडेंट इज ऑलवेज फंक्शनल बेनिफिक, इवन दो इट मे बी अ लॉर्ड ऑफ त्रिक हाउस आल्सो। Yes sir, ये तो पहला, क्लियर है। और दूसरा था कि लॉर्ड ऑफ अदर ट्राइन हाउसेस, 5th and 9th houses, लॉर्ड ऑफ अदर ट्राइन हाउसेस दैट इज 5th and 9th houses
are functional benefic provided their मूल त्रिकोण sign do not fall in the trig houses. Their मूल त्रिकोण sign do not fall in the trig houses. तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, बट ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको यही करना है प्रेडिक्शन। तो प्रेडिक्शन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट इस हॉरोस्कोप के लिए फंक्शनल बेनिफिक है और कौन सा प्लैनेट फंक्शनल मैलेफिक है। तो एक्चुअली इसलिए याद करना पड़ेगा। याद क्या करना याद करना, एक जैसे लग्न का लॉर्ड है हमेशा शुभ ही है, इसका भी दोनों का लॉर्ड है ये भी शुभ है, सिर्फ मूल त्रिकोण साइन हमें देखना है, त्रिक हाउस में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई याद करने वाली चीज नहीं है। बोलते It कौन is सा very simple, sir. It is very हाँ, simple. Yeah. 6th and 8th house are always geometric houses. बस 6 से 12 त्रिक हाउस, ये आपको ये पता है कि 6 से 12 त्रिक हाउसेस हैं, बस ये मालूम होना चाहिए। 6, 8, 12. या अब थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन अगेन वेरी सिंपल। ये सेकंड कंडीशन ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रही है, अदरवाइज ऑल आर सिंपल। कि जो त्रिक हाउसेस के लॉर्ड होते हैं, त्रिक हाउसेस के लॉर्ड, बट दिस शुड नॉट बी द लॉर्ड ऑफ ट्राइन हाउसेस। ट्राइन का तो हमने देख लिया ऑलरेडी जो है। तो अगर 6th हाउस का कोई भी लॉर्ड है बट ट्राइन हाउस के लॉर्ड नहीं है वो, तो दे आर ऑलवेज फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट, हमेशा अशुभ होते हैं। त्रिक हाउसेस के लॉर्ड मतलब 6 से 12 हाउसेस के लॉर्ड अगर वो ट्राइन हाउस के लॉर्ड नहीं होते हैं तो वो हमेशा फंक्शनल मेलिफिक अशुभ ही होते हैं, अशुभ ही होते हैं। जैसे यहां देखिए मंगल, मंगल इज द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस, त्रिक हाउस, Yes, sir. और यस सर ट्राइन हाउस का लॉर्ड नहीं है मंगल। ट्राइन हाउस का लॉर्ड नहीं है, नहीं है सर। तो मंगल इज ए फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट इन दिस केस। मंगल इज ए फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट। अब यहां देखिए सन है उसका लॉर्ड, तो सन भी फंक्शनल मेलिफिक हो गया, त्रिक हाउस का लॉर्ड। और यहाँ पर हमने देख ही लिया शनि का, क्योंकि ये ट्राइन का भी लॉर्ड है, बट क्योंकि इसका मूल त्रिकोण साइन त्रिक हाउस में है तो ये भी फंक्शनल मेलिफिक हो गया। तो ये त्रिक हाउस के लॉर्ड के बारे में, कि त्रिक हाउस के लॉर्ड अगर वो ट्राइन हाउस के लॉर्ड नहीं है तो इन ऑल केसेस दे आर फंक्शनल मेलिफिक प्लैनेट। राइट। अब लास्ट पॉइंट, इन ऑल अदर केसेस कि अगर प्लैनेट ना ट्राइन हाउस के लॉर्ड है ना ही त्रिक हाउस के लॉर्ड है, in all other cases we have to see the relationship of that planet with the lord of ascendant. बाकी सब केसेस में हमें ये देखना है कि उस प्लैनेट का लॉर्ड ऑफ असेंडेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। अगर वो फ्रेंड है तो फंक्शनल बेनिफिक होता है, अगर एनिमी है तो फंक्शनल मेलिफिक होता है, और अगर न्यूट्रल है तो फंक्शनल न्यूट्रल होता है। सिंपल है कि और दूसरे केसेस में जहां प्लैनेट ना तो ट्राइन हाउस के लॉर्ड है ना त्रिक हाउस के लॉर्ड है, उन केसेस में हमें ये देखना है कि उस प्लैनेट का लग्न के लॉर्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है। लग्न के लॉर्ड का फ्रेंड है तो फंक्शनल बेनिफिक हो जाता है, लग्न के लॉर्ड का एनिमी है तो फंक्शनल मेलिफिक हो जाता है, और लग्न के लॉर्ड का न्यूट्रल है तो फंक्शनल न्यूट्रल हो जाता है। जैसे यहां देखिए जुपिटर को देखते हैं, जुपिटर ना तो ट्राइन का लॉर्ड है ना त्रिक हाउस का लॉर्ड है यहाँ पर, तो जुपिटर उस कैटेगरी में आ गया। तो हमें जुपिटर का इसके लॉर्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है। इसका लॉर्ड क्या है? मरकरी। इसका मरकरी है। मरकरी मरकरी। मरकरी के लिए जुपिटर क्या है? फ्रेंड है। ध्यान से देखिए, मरकरी के लिए जुपिटर क्या है?
मरकरी त्रिक हाउस का है। त्रिक हाउस नहीं है, सॉरी मरकरी की नहीं, हाँ मरकरी मतलब इसका हमें लॉर्ड ऑफ असेंडेंट के साथ देखना है जो कि मरकरी है। तो फ्रेंड हो गए, हाँ जी, तो मेलेफिक नहीं है, बेनिफिक है। मेलिफिक कहाँ है? मैं ये कह रहा हूँ कि जुपिटर बेनिफिक का है। आपको रिलेशनशिप देखना है विद द मरकरी। सर एनिमी है, सर एनिमी है। मरकरी के लिए जुपिटर क्या है? सर एनिमी है ना, शत्रु है। मरकरी के लिए जुपिटर, मरकरी के कौन कौन से एनिमीज हैं? मून ने केवल सिर्फ एक मून है, न्यूट्रल हो तो न्यूट्रल है ये। न्यूट्रल मरकरी के लिए जुपिटर न्यूट्रल प्लैनेट है। तो हम कहेंगे कि इस हॉरोस्कोप में जुपिटर जो है वो फंक्शनल न्यूट्रल प्लैनेट है। जुपिटर जो है वो फंक्शनल न्यूट्रल प्लैनेट है। इस तरह से कि अगर प्लैनेट ना तो केंद्र का लॉर्ड है, ना त्रिकोण का लॉर्ड है, ना त्रिक हाउस का लॉर्ड है, उस केस में हमें ये देखना है कि उस प्लैनेट की जो रिलेशनशिप है लग्न के लॉर्ड के साथ क्या है। अगर वो लग्न के लॉर्ड का फ्रेंड है तो फंक्शनल बेनिफिक हो जाता है, लग्न के लॉर्ड का एनिमी है तो फंक्शनल मेलिफिक हो जाता है, और अगर न्यूट्रल है तो फंक्शनल न्यूट्रल प्लैनेट बन जाता है। तो ये 4 कंडीशन है। ये 4 कंडीशंस में हमें अगर याद रहती हैं, आपको समझ में आ गई हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा आगे कि हम पता लग जाता है कि कौन सा प्लैनेट यहाँ पर अच्छे फल देने वाला है या कौन से प्लैनेट खराब फल देने वाला है। अब हम कोई भी एक असेंडेंट ले लेते हैं, लेट अस सी। कि मान लीजिए कि 1 नंबर असेंडेंट है, एरीज असेंडेंट है, और हमें ये देखना है कि इस असेंडेंट के लिए कौन से प्लैनेट फंक्शनल बेनिफिक है, कौन से प्लैनेट फंक्शनल मेलिफिक है, कौन से प्लैनेट फंक्शनल न्यूट्रल है। एक कोई भी असेंडेंट लेके हम शुरू करते हैं। तो एक एक प्लैनेट से हम शुरू करते हैं। वी स्टार्ट विद द सन, एक्चुअली पहला प्लैनेट। तो सन की क्या पोजीशन है यहाँ पर? सन इज द लॉर्ड ऑफ विच हाउस? 5th हाउस। ट्राइन हाउस, त्रिकोण हाउस का लॉर्ड है। सन जो है ये त्रिकोण हाउस है, ट्राइन हाउस है, उसका लॉर्ड है। और ट्राइन हाउस का लॉर्ड हमने देखा कि फंक्शनल बेनिफिक होता है, क्योंकि इसका दूसरा साइन तो है ही नहीं। तो सन जो है इस लग्न के लिए फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट हो गया, क्योंकि ये ट्राइन हाउस का लॉर्ड है, ट्राइन हाउस का लॉर्ड है। और सन का एक ही साइन है, तो नेचुरली मूल त्रिकोण साइन त्रिक हाउस में नहीं हो सकता। तो सन को हम कहेंगे कि फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट। अब मून को क्या कहेंगे आप? मून ना तो ट्राइन हाउस का लॉर्ड है, ना त्रिक हाउस का लॉर्ड है। तो मून का हमें देखना पड़ेगा इसके लॉर्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है। इसका लॉर्ड क्या है? इसका सन है, मार्स। मार्स है। मार्स। मंगल है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड। तो मंगल के साथ मून का क्या रिलेशनशिप है? फ्रेंड है, एनिमी है, क्या है? फ्रेंड है। फ्रेंड है। मार्स के जो फ्रेंड है सन मून जुपिटर है। तो हम कहेंगे कि मून क्योंकि फ्रेंड है लग्न के लॉर्ड का, तो इसलिए मून भी यहाँ पर फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट हो गया। ठीक है। फिर मार्स पर आते हैं। मार्स की क्या पोजीशन है? उसकी पोजीशन 1 2 3 मार्स 5th हाउस में है। हाउस नहीं होता, किस हाउस का लॉर्ड है? सर मार्स फर्स्ट एंड 8 असेंडेंट का लॉर्ड है, असेंडेंट का, फर्स्ट हाउस का। असेंडेंट लॉर्ड इज ऑलवेज फंक्शनल बेनिफिक। तो मंगल भी हम कहेंगे क्योंकि असेंडेंट का लॉर्ड है, इसलिए मंगल भी फंक्शनल बेनिफिक हो गया यहाँ पर। ठीक है। फिर मरकरी पर आते हैं। मरकरी द लॉर्ड ऑफ दिस 2 हाउसेस। तो मरकरी क्या हुआ? त्रिक
त्रिक का है मरकरी द में लॉर्ड चला ऑफ गया। हाँ, मरकरी द लॉर्ड ऑफ त्रिक हाउस, तो मेलेफिक हो गया। मेलिफिक हो गया। तो मरकरी हम कहेंगे कि इस लग्न के लिए फंक्शनल मेलिफिक है। ठीक है, अब जुपिटर को देखिए। ट्रिक हाउस में जुपिटर किस जुपिटर हाउस त्रिक का, हाउस में किस हाउस का लॉर्ड है? 9 और 12। 9th हाउस का है, 9th एंड 12th का। 12th का। हाँ हाँ, तो इसका मूल त्रिकोण साइन यही है, 9th साइन। 9 ही है। हाँ तो क्योंकि ये ट्राइन हाउस का लॉर्ड है और इसका मूल त्रिकोण साइन त्रिक हाउस में नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे जुपिटर भी इस लग्न के लिए फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट हो गया। जुपिटर भी इस लग्न के लिए फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट हो गया। ठीक है, अब वीनस पर आइए। वीनस ना तो ट्राइन का लॉर्ड है, न त्रिक का लॉर्ड है, तो हमें इसके लॉर्ड के साथ रिलेशनशिप देखनी पड़ेगी। तो मंगल के लिए वीनस क्या है? शत्रु है हाँ जी, सर। एनिमी मंगल के एनिमी कौन से हैं? सर, मंगल का मरकरी, मरकरी। फ्रेंड कौन से हैं? सन, सन, मून और जुपिटर। सन, मून, जुपिटर। तो वीनस क्या हुआ? न्यूट्रल। न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो हम कहेंगे कि वीनस जो है मार्स के लिए न्यूट्रल है, तो हम कहेंगे वीनस यहाँ पर फंक्शनल न्यूट्रल प्लैनेट बन गया, फंक्शनल न्यूट्रल प्लैनेट बन गया। अब बचा एक शनि। शनि भी ना तो ट्राइन हाउस का लॉर्ड है, ना त्रिक हाउस का लॉर्ड है, ना तो ट्राइन हाउस का लॉर्ड है, ना त्रिक हाउस का लॉर्ड है। तो फिर रिलेशनशिप हमें देखना है इसके साथ। तो मंगल के साथ शनि क्या रिलेशनशिप है? मंगल के साथ न्यूट्रल। न्यूट्रल है, न्यूट्रल। तो हम कहेंगे शनि भी फंक्शनल न्यूट्रल हो गया इस हॉरोस्कोप के लिए। तो अगर किसी का भी अगर एक नंबर का लग्न है, तो सन, मून, मार्स, ये 3 प्लैनेट तो फंक्शनल बेनिफिक हो गए। ठीक है, मरकरी मेलिफिक हुआ, जुपिटर बेनिफिक हुआ, वीनस न्यूट्रल हुआ, सैटर्न न्यूट्रल हुआ। तो इस तरह से हम किसी भी लग्न के लिए डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट फंक्शनल बेनिफिक है, कौन सा प्लैनेट फंक्शनल मेलिफिक है और कौन सा प्लैनेट न्यूट्रल है। कोई भी एक मान लीजिए, चलो लेट अस सी असेंडेंट नंबर 2। दो नंबर लग्न है हमारे, और इसमें हमें निकालना है कि कौन कौन से प्लैनेट फंक्शनल बेनिफिक है, मेलिफिक है। तो एक एक को लेकर चलते हैं। सन से हम शुरू करते हैं। तो सन जो है किस हाउस का लॉर्ड है? इस हाउस का, जो कि ना त्रिक है ना ट्राइन है। तो हमें इसके साथ रिलेशनशिप देखनी पड़ेगी। इसका लॉर्ड क्या है? मार्स। वीनस। वीनस है, वीनस है। तो वीनस के लिए सन क्या है? फ्रेंड है। वीनस के लिए सन फ्रेंड है, क्या है? एनिमी। एनिमी है। तो हम कहेंगे सन जो है इस लग्न के लिए फंक्शनल मेलिफिक हो गया। ठीक है, फिर मून को देखिए। मून इज अगेन नाइदर द लॉर्ड ऑफ ट्राइन और त्रिक हाउस, तो फिर रिलेशनशिप देखना पड़ेगा हमें इसके साथ में। तो वीनस के साथ मून क्या है? एनिमी। एनिमी है, एनिमी। तो मून भी फंक्शनल मेलिफिक हो गया, मून भी फंक्शनल मेलिफिक हो गया। अब मार्स पर आते हैं। मार्स त्रिक हाउस का लॉर्ड है, ये इसका लॉर्ड है। तो मार्स भी एनिमी हो गया, फंक्शनल मेलिफिक हो गया। मार्स भी फंक्शनल मेलिफिक, सन, मून, मार्स तीनों फंक्शनल मेलिफिक हो गए। अब मरकरी पर आते हैं। मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस।
ये Six. क्या है? ट्राइन हाउस है, Right. त्रिकोण हाउस है, और उसका मूल त्रिकोण साइन भी यही है मरकरी का। तो मरकरी जो है फंक्शनल बेनिफिक हो गया इस केस में। हम कहेंगे कि मरकरी जो है फंक्शनल बेनिफिक है। फिर जुपिटर को देखिए, जुपिटर इज अगेन द लॉर्ड ऑफ त्रिक हाउस। जुपिटर दोबारा से त्रिक हाउस का लॉर्ड हो गया, तो जुपिटर भी फंक्शनल बेनिफिक हो गया। फिर वीनस, वीनस असेंडेंट का लॉर्ड है, तो फंक्शनल बेनिफिक हो गया। असेंडेंट का लॉर्ड है, फंक्शनल बेनिफिक हो गया। सैटर्न है, सैटर्न ट्राइन का लॉर्ड है, और उसका मूल त्रिकोण साइन ये है, दिस इज नॉट इन द त्रिक हाउस, तो सैटर्न भी जो है वो फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट हो गया इस केस में। तो हम कहेंगे सन, मून, मार्स मेलिफिक है, मरकरी बेनिफिक है, जुपिटर मेलिफिक है, वीनस बेनिफिक है, सैटर्न बेनिफिक है। तो इस तरह से हम किसी भी लग्न के लिए वी कैन फाइंड आउट कि कौन सा प्लैनेट फंक्शनल बेनिफिक है, कौन सा प्लैनेट फंक्शनल मेलिफिक है। तो अगर ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रिडिक्शन करना भी, और समझ में भी आ जाएगा कि कौन सा प्लैनेट किस हॉरोस्कोप के लिए शुभ होता है और कौन सा अशुभ होता है। हाँ जी बताइए। सर जी। एक बात पूछनी है, जो मेलेफिक प्लेनेट बन गया जी, उसकी जब महादशा आएगी तो फिर वो नेगेटिव नेगेटिव रहेगा सब कुछ, हाँ मेलिफिक है तो मतलब अशुभ रिजल्ट देगा, उससे आप अशुभ शुभ रिजल्ट देगा। हाँ शुभ रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जी, चाहे वो ये जुपिटर ही क्यों ना हो। कोई भी हो, जुपिटर भी कभी कभी बहुत खराब रिजल्ट देता है, शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है कभी कभी, तो वो डिपेंड करता है कि वो बेनिफिक है या मेलिफिक है आपके हॉरोस्कोप में। जुपिटर के रिजल्ट ऐसे नहीं कि जुपिटर के रिजल्ट अच्छे ही होते हैं, बहुत खराब होते हैं। अच्छा, जो सन है वैसे तो है 5th हाउस का लॉर्ड, हाँ, लेकिन जब वो त्रिक हाउस में बैठ जाए और उसकी दशा आए बैठ तो कहीं भी जाए, देखिए जब अगर वो ट्राइन हाउस का लॉर्ड है तो फंक्शनल बेनिफिक हो गया, शुभ हो गया। और त्रिक हाउस में बैठने का मतलब यही है कि थोड़ा वीक हो गया, बट रिजल्ट खराब नहीं होंगे, रिजल्ट खराब नहीं होंगे, रिजल्ट शुभ ही होंगे, बट वीक है, उतनी स्ट्रांग नहीं है। बस शुभ में भी तो 0 से 100% तक हो सकता है शुभ जो है, तो वो एक तरह से वीक हो गया थोड़ा सा। जी, थैंक यू। और यही आपका होमवर्क भी है कि आप अपने हॉरोस्कोप में देखिए कौन सा प्लैनेट फंक्शनल बेनिफिक है, कौन सा मेलिफिक है, कौन सा न्यूट्रल है, तो उससे थोड़ी प्रैक्टिस भी होगी आपकी। इट्स वेरी डिफिकल्ट। नहीं भाई, it's not difficult, it's very easy actually. Only thing is once you understand then it's very very easy actually. सर आपको इजी लग रहा है, हमको नहीं लग रहा है। आपको लग रहा है, हमको नहीं लग रहा है इजी। हम केजी क्लास के बच्चे हैं, 2 का टेबल भी मुश्किल लगेगा। एक बार आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। आई थिंक वो थंब रूल्स जो है कि कौन किसका हाँ, ये वो थंब रूल है, ये और सिंपल है, आपको लग रहा है अभी पहले क्योंकि अभी शुरुआत है, बट जहां हमने 2 बार इसको रिवाइज किया तो बहुत आसान लगेगा। थंब रूल याद करने पड़ेंगे। और ये थंब रूल आपको याद हो जाएंगे ना तो कोई परेशानी नहीं होगी, फिर आपको ये नहीं सोचना कि कौन सा प्लैनेट बेनिफिक है कौन सा मेलिफिक है किसी भी हॉरोस्कोप। Sir, previous time you have given us to calculate the enemy, Correct. bitter enemy, friends, Yeah, and intimate. correct. So have you calculated? Yes, sir. हाँ तो आप भेज दीजिए मुझको, you can WhatsApp to me actually. Yes, sir. हाँ स्मृति जी। Any other question? राजीव जी कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। सर लास्ट वाले जो आपने बताया था उससे एक क्वेश्चन है। आपने बताया था कि जो कोई भी प्लैनेट है उसको एक्सॉल्टेशन से
और डेविएशन में जाने में 180 to 210 डिग्रीज लगते हैं। 180 Because- degree, 180. One- These two opposite points are direction. opposite to each other. राइट। Yeah. तो जब वो वापस 190 से या 181 से 360 जाता है तो वो रिवर्स होता है प्रोसेस, इट विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम डेविएशन टू एक्सेलरेशन। हाँ, जैसे मान लीजिए कि एक्सल्टेशन पॉइंट पर है और डेबिलिटेशन की तरफ जा रहा है या बीच में है कहीं पर, तो उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। जितना जितना डेबिलिटेशन पॉइंट की तरफ जाएगा उतनी ही स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी उसकी, और जितना एक्सल्टेशन पॉइंट के पास रहेगा उतना ही स्ट्रांग रहेगा। Sir, for जी। example, one planet is around 27 degree in जी। third house. जी, Sir, will it affect fourth house also? नहीं वही No? नहीं वही it should affect the fourth house. It is in the Sir, third. Sir, third house, if it is that is, you can say beyond a particular degree, should it affect? No. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता कि हम, इसलिए आप जो कह रहे हैं क्योंकि जब प्लैनेट कभी शुरू में या एंड पर होते हैं, Yes. तो जब हम हाउसेस की पोजीशन बनाएंगे तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि वो प्लैनेट शिफ्ट हो जाए। तो अगर शिफ्ट हो जाता है फोर्थ हाउस में तो फिर फोर्थ हाउस के रिजल्ट देगा। बट अभी इस स्टेज पर नहीं है अभी, बट वो हम भाव चलित, आप देखते हैं अपने हॉरोस्कोप में भाव चलित बना होता है। दैट इज द एक्सटेंट ऑफ ईच हाउस, कौन सा हाउस कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म होता है। तो उस केस में जब हम भाव चलित बनाएंगे और प्लैनेट अगर एकदम लास्ट की डिग्री पर है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग दैट प्लैनेट इन द डिफरेंट हाउस, तब फिर वो फोर्थ हाउस के रिजल्ट देगा। लेकिन सर अगर रेट्रो है और वो दैट इज यू कैन से 27-28 डिग्री में, तो वापस आएगा तो उसी हाउस में ही इफेक्ट करेगा ना? नहीं नहीं नहीं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी एक दो बाद में कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट के क्या इफेक्ट होते हैं, दैट वी विल डिस्कस। सर ये 7 डेज के हिसाब से कपड़े पहनना ठीक होता है क्या? हाँ जी, जैसे संडे को लाल, सोम को वाइट, मंगल को ऑरेंज, बुध को ग्रीन, ये पहनना सही रहता है या हाँ नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका ग्रह से असर पड़ता है? ग्रह हाँ थोड़ा अच्छा ही रहेगा, आपको अच्छा फील होगा। क्योंकि और पिछली आपकी जो कपड़े भी नहीं पहन सकते, एटलीस्ट यू कैन कीप ए हैंकी एक्चुअली, एक उस रंग का। ओके सर। हम्म। तो सर ग्रह जैसे इफेक्ट करते हैं। सर जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक प्लैनेट बेनिफिक है या एक प्लैनेट मेलेफिक है, पर अगर एक बेनिफिक प्लैनेट का डिग्रीज उसका बाल्यावस्था की तरफ है, ये बेसिक 2-3 डिग्री है, तब भी उसका इम्पैक्ट उतना स्ट्रांग होगा या फिर तो नहीं? देखिए, वो कितना बेनिफिक हो सकता है? बेनिफिक और मेलेफिक का क्या मतलब है? शुभ और अशुभ। राइट। अब कितना शुभ है ये तो हमने नहीं कहा, शुभ है, खराब नहीं है, बट कितना शुभ है दैट विल डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट, कि वो प्लैनेट कितना स्ट्रांग है। और जैसे आपने कहा कि अगर वो कम डिग्री का है तो कम शुभ हुआ वो, उसकी वीक प्लैनेट है। राइट। उसी प्रकार से मेलेफिक भी ऐसा ही है या और भी ज्यादा स्ट्रांग? मेलेफिक जितना स्ट्रांग होगा उतना ही खराब होगा। तो मेलेफिक प्लैनेट शुड बी वीक एक्चुअली, क्योंकि वो तो उल्टे रिजल्ट दे रहा है आपको। राइट राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। सर आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। जी जी। सर इफ Saturn is placed in 12th house and it is in Aquarius sign, means it's Mool Trikon sign, so is it malefic or benefic? What do we say? देखिए, जब 12th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है, yes. तो हमने कहा कि 3rd हाउस का लॉर्ड तो फंक्शनल मेलेफिक ही होता है। हाँ जी, तो फंक्शनल मेलेफिक हो गया, मेलेफिक हो गया। ओके। और मूल त्रिकोण में होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? उससे फर्क नहीं पड़ा, वो तो जब एप्लीकेबल होगा जब ट्राइन हाउस का लॉर्ड है, त्रिकोण हाउस का लॉर्ड है जी। तो ये इसका पीरियड आएगा तो ये मेलेफिक रिजल्ट ही देने की तरफ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। चलिए, आप अपने अपने हॉरोस्कोप में देखिएगा कि कौन सा फंक्शनल बेनिफिक है, मेलेफिक है। और कल हम लोग फिर शुरू करेंगे अबाउट दिस द इंफॉर्मेशन दैट वी नीड फॉर मेकिंग द हॉरोस्कोप, टाइम, डेट एंड प्लेस। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, इंटरेस्टिंग आल्सो। सर एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन।
हाँ. सर राहु केतु बिकॉज दे बोथ आर रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, हम्म. their degrees जो मिनिमम डिग्री है वो हम्म. अच्छी कही जाएगी या हाईएस्ट डिग्री अच्छी कही जाएगी? दोनों ही खराब हैं. दोनों ही खराब है, so they हाँ, should be somewhere in the midway. मिनिमम या कम डिग्री पर भी खराब है, ज्यादा डिग्री पर भी खराब नहीं कहेंगे, वीक हो जाता है. खराब नहीं कहेंगे, वीक हो जाता है. उनका वीक होना इज बेटर या उनका वीक होना इज बैड? राहु केतु के अपने रिजल्ट नहीं होते हैं, दे गिव द रिजल्ट ऑफ अदर प्लैनेट्स. तो हमें ये Right. देखना पड़ेगा कि किस प्लैनेट के रिजल्ट दे रहे हैं वो, whether they are benefic planet or malefic planets. And तो- then we see the degree. Correct. अच्छा ठीक है. Okay sir, thank you. Okay then, thank you so much. Good night. Thank you, sir. Tomorrow. No. Thank you, sir. Okay then. Good night sir, Bye. thank you.